नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है। गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स की तरफ से मैं उनको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अगर उनको शुभकामनाएं ना भी दूं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और दे दी तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके लिए नरेंद्र मोदी जी एक नॉन बायोलॉजिकल आइडेंटिटी हैं। उनको लगता है कि भगवान के अवतार के रूप में उन्होंने जन्म लिया है और उनके कल्याण के लिए वो इस धरती पे आए हैं। इसी के साथ दिल्ली की एक कोर्ट के आदेश पर 138 वो यूट्यूब वीडियो हटाने के आदेश दिए गए हैं जो नरेंद्र मोदी जी के दोस्त गौतम अडानी जी के काले कारनामों का पर्दाफाश करते हैं। उसमें दवाया, रवीश कुमार, अजीत अंजुम समेत तमाम वो चैनल हैं, ध्रुव रट्टी का चैनल है, जिन पर वो वीडियो हैं, और उन वीडियो से जो अडानी सेठ है उनकी छवि खराब हो रही है। हालांकि इस आदेश को कोर्ट में चुनौती दी गई है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर ये जो तोहफा दिया गया है देश की जनता को, ये बहुत अलग तरह का फैसला है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा, एक समय पे खून और पानी ना एक साथ ना बहने की बात कहने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्रिकेट का मैच खेला पाकिस्तान के साथ, और उस पर भक्तों को समझाते हुए हमारे जो मनोहर लाल जी हैं उन्होंने कहा कि क्रिकेट एक अलग चीज़ है, क्रिकेट में सियासत नहीं लानी चाहिए। हालांकि यही वो लोग हैं जो सियासत लेकर आते हैं, लेकिन 75+ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जी को जबरिया राजनीति से रिटायर कर दिया था। अब पूरी तमाम दुनिया की नज़रें उन पर हैं। ये निश्चित है कि वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कुर्सी छोड़ने वाली जो सोच है वो नरेंद्र मोदी जी की नहीं हो सकती है, क्योंकि उनको लोक सेवा के लिए सीधे भगवान ने हमारे पास भेजा है। आइए जानते हैं डॉक्टर सतीश त्यागी जी के उन पर विचार, और आप ज़रूर कमेंट करके बताइए जो कोर्ट के आदेश की आड़ में जो गौतम अडानी हैं उनका इतिहास यूट्यूब सोशल मीडिया से हटाने की जो षड्यंत्र मैं इसको कहूँगा जो रचा गया है, उसके पीछे क्या कहानी है और क्या सोच है, इस पर आप अपने विचार जरूर दीजिएगा। डॉक्टर साहब जी, मोदी जी आपसे बड़े हैं, और उनके जन्मदिन पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको जो सद्भावनाएं शुभकामनाएं आपने दी हैं, मैं भी अपने आप को उनसे जोड़ता हूँ। और स्वस्थ रहें, स्वस्थ तो वो हैं, दीर्घायु रहें, और कथित रूप से जिस वो काम में लगे हुए हैं महान कार्यों में, उसमें वो अपनी ऊर्जा पूरी प्रवाहित करते रहें, यही कामना कर सकते हैं। बाकी आपने बिल्कुल ठीक कहा, आप शुभकामनाएं दें या ना दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे लगता है हमने जिस देश में, जिस धरती पे जन्म लिया है, वहाँ शब्दों का बड़ा महत्व है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये शब्द हमारी शुभकामना के पहुँच जाएं हवा में तैरते हुए। और ये हीरक जयंती है उनकी, तो हीराबेन उनकी माताजी का नाम था, तो हीराबेन के लाडले की हीरक जयंती पर सारा देश आप देख रहे हैं बड़ा उल्लास से मना रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता। जी बिल्कुल। लेकिन मुझे दुख ये हो रहा है कि इस उत्सव मनाने वालों में, प्रसन्नता मनाने वालों में अगर देश के आम नागरिक भी शामिल होते, मणिपुर शामिल होता, या वो लोग जो बाढ़ से ग्रस्त हैं और परेशान हैं, तकलीफ़ों में हैं, वो भी शायद हो जाते शामिल उसमें, तो एक बड़ी अच्छी घटना होती। और देश चूँकि संकट से गुजर रहा है, करोड़ों लोग परेशानी में हैं, ऐसे में अगर प्रधानमंत्री आह्वान कर देते कि वो अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे, तो भी एक अच्छी स्थिति होती उससे। लेकिन चलिए, उनका अपना मामला है और उनके चाहने वाले उनका जन्मदिन मना रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे में आज के दिन उनके कुर्सी छोड़ने की बात करना, वो शायद हमारी शुभकामनाओं के विपरीत हो जाएगा, है ना। लेकिन क्या करें जी, इतिहास तो बहुत क्रूर होता है ना। हाँ, तो आज के दिन करोड़ों लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे, जो मोदी जी को नहीं चाहते, कि हो सकता है
वो ऐसी कोई घोषणा कर दें, कोई कार्यक्रम में आए, देश को संबोधित करें कि मैं आज वो नियम जो मैंने सबके लिए बनाया था आज उसका अनुसरण करते हुए, जो अपने पॉलिटिकल गुरु के लिए बनाया, आडवाणी जी के लिए बनाया, हाँ सभी के लिए, तो आज मैं उसका परित्याग कर रहा हूँ। अगर आज सुबह ही ऐसी हो जाती बात तो दो तरह की रिएक्शन होती हैं। फिर तो सारा देसी उत्सव मना रहा रोआ पीटी भी होती जो उनके समर्थक हैं, और बाकी एक बहुत बड़े वर्ग को इससे राहत भी मिल जाती है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, इस्तीफा वो जाएंगे नहीं सत्ता से। उनकी सारी लड़ाई जो है वो येन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहने की ही लड़ाई है जी। वो राजनीति नहीं करते, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। अगर वो समझदार राजनेता होते तो वो दूरदृष्टि ये अपनाते कि जैसे 240 सीटें आई हैं वो कहते कि मैं सरकार नहीं बनाऊंगा, मैं 400 की बात कर रहा था, है ना, और दूसरे लोगों को निमंत्रण दे देते। तो उनको ये रहता कि भाई ये आदमी अभी और भविष्य की सोच रहा है कि आगे कभी बन सकता है। जैसे कहते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जब 77 में पदच्युत हुई, हटी पद से, तो उनको ये पता था कि मैं दोबारा वापसी करूंगी। इनके साथ ऐसा नहीं, इन्होंने इतना परम वैभवशाली, सुविधापूर्ण, इतना एक विलासितापूर्ण जीवन जिया है पिछले 22-23 वर्षों में कि वो चला जाए, हट जाए, वो नहीं मिले तो उसके बिना ये ना विक्षिप्त जैसी स्थिति हो जाएगी, कल्पना भी नहीं कर सकते। ये एक बिल्कुल ठीक उस महाराजा के पुत्र की तरह है या महाराजा की तरह है जो सुविधाओं के बिना रह ही नहीं सकता। एक पुराना किस्सा मैं आपको बताऊं, अंग्रेजों ने जब अवध के में जो नवाब थे लखनऊ के, उनको गिरफ्तार करने भेजा तो वो नवाब इतनी दूरी भागे जहाँ तक कालीन बिछा हुआ था। कालीन जहाँ खत्म हुआ नवाब साहब के पैर टिक गए, क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी कि वो ऐसे मार्ग पे भी जा सकते हैं जहाँ कालीन ना हो। तो आप इस दृष्टि से देखिए कि नरेंद्र मोदी के पिछले 2002 से लेकर अब तक 23 वर्षों का जीवन असीम सुख सुविधाओं के साथ जुड़ा हुआ। वो ये कल्पना भी नहीं कर सकते वो कभी भूतपूर्व होंगे और ये सारी चीज़ें उनसे हट जाएंगी, छिन जाएंगी। सोच के देखिए कितना अजीब लगता है। और फिर उसके बाद वो पार्टी जिसमें उन्होंने बहुत लोगों के अधिकारों का हनन किया है, आगे नहीं बढ़ने दिया है और उन पे तरह तरह की जुल्म ढाए हैं, वो उनको किस कैटेगरी में रखते? पता नहीं कितने मंडलों में जाना पड़ता, वो भी तो यही करेंगे ना। तो वो एक भयभीत इंसान है, बहुत भयाक्रांत हैं, डरे हुए हैं। वो सिर्फ इसलिए प्रधानमंत्री बने हुए हैं कि ये जो पूरा ताम झाम है जिसके बिना वो एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते, इसको छोड़ने की कल्पना भी नहीं करेंगे, कर सकते। तो उस दिशा में वो लगातार चले जा रहे हैं। अब चाहे 240 आए या इससे भी कम आ जाती, और तोड़ फोड़ करनी पड़ती या किसी भी तरीके से सत्ता में उन्हें बने रहने देना है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा है। हमने अपने प्लेटफॉर्म से कई बार ये बात की है कि अभी मोदी जी को बने रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी पूर्ण सत्यानाश नहीं हुआ है। अभी लोग ये कहेंगे कि अगर नहीं हटते तो बस भारत तैयार था विश्वगुरु बनने के लिए। वो संपत सरल नहीं कहते कि भारत आ तो गया, वो आउटर पर खड़ा हुआ है। तो अगर ऐसे में मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ कि जनता का जो हो कोई फर्क नहीं तो इनको कर लेने दो, इनको पूरी वो होनी चाहिए। जब तक ये भारतीय जनता पार्टी का मटिया मेट नहीं कर देंगे तब तक ये नहीं जाएंगे, ये तय है। और ये इनके जीवन का संकल्प है, चाहा अनचाहा ये चाह रहे हैं कि मेरे बाद भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में आए ही नहीं। इस डर को, इस भय को संघ जानता है, आरएसएस जानता है कि मोदी जी जिस राह पर भाजपा को ले चले हैं, अगर इनके नेतृत्व में ये चीज़ें बनी रहीं तो काम खत्म हो जाएगा। इसलिए वो चिंतित है। ये पद से तो वो हटा नहीं सकते, उनसे भी डील कर गए मोहन भागवत से। तो अब उन्होंने, संघ ने जैसे तैसे हिम्मत करके, बेचारे संघ ने जो जमीन पर लेटा हुआ था लाते जूते खा के, अब उठ रहा है। वो कह रहा है कि भाई संजय जोशी को आप अध्यक्ष बना दो, कम से कम इतना कर दो। तो अब ताज़ा सूचना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के, तो मोदी जी देख के खुश नहीं बताते ना हो, वो कर लेंगे किसी को भी अपने लक्ष्य सिद्धि के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए किसी के भी तलवे चाट सकते हैं नरेंद्र मोदी, किसी भी हद तक जा सकते हैं। संजय जोशी को तो कैसे बर्दाश्त करेंगे? जिन्हें करना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है कि अगर उसे अपना अस्तित्व बचाना है और भारतीय जनता पार्टी को
अपने एक राजनीतिक प्रकोष्ठ की तरह एक लंबा जीवन देना है, तो इस समय पे ये जो समय चल रहा है हस्तक्षेप करना है। और उसके पहली कड़ी होगी कि जो भी भाजपा का अध्यक्ष अब बनेगा वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का व्यक्ति होगा। और मेरी जहाँ तक समझ है, मुझे लगता है कि संजय जोशी फिर से इस पद को ग्रहण करेंगे। और मोदी जी, आप देखना अगर ऐसा हो गया ना, तो मोदी जी उसी दूसरी तरह की भाषा यूज करेंगे। संजय भाई तो मेरे बचपन के साथी हैं, मोटरसाइकिल पे ये चलते थे, हम चलते थे, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। राजनीति में कोई चीज़ें स्थायी नहीं रहती। तो संघ को इस बात की चिंता है। और जो मोहन भागवत जी, उन्हें ये पता है कि अगर वो इस्तीफा दे देते मान लिया 11 सितंबर को, तो उन्हें ये पता था कि उसके बाद इनको पूरी छूट मिल जाती। मोहन भागवत के अलावा कोई एक व्यक्ति संघ में ऐसा नहीं है जो इनकी नाक में नाथ में नकेल डाल सके। इसलिए उन बुजुर्गवार ने बड़ी समझदारी का काम लिया है। उन्होंने कहा कि ना तो मैं दूंगा और ना मैं किसी को देने को कहूँगा। तो ये जो लड़ाई चल रही है ना भाजपा और संघ के बीच की, आपको दिखेगी नहीं, और जो भक्त हैं करोड़ों वो भी नहीं देखेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं, ये चीज़ें मानवीय हैं। अब कोई कहे कि भारतीय जनता पार्टी या संघ के कार्यकर्ताओं को गुस्सा ही नहीं आ सकता, उनमें ईर्ष्या ही नहीं है, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं है, तो इसका मतलब तो वो पत्थर है, मरे हुए लोग हैं। किसी भी जिंदा व्यक्ति में ये तमाम चीज़ें होती हैं। आगे बढ़ने की इच्छा होती है, अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ने की भी इच्छा होती है, काम क्रोध जैसी भावनाएं भी सारी होती हैं। और एक ऐसी पार्टी, मनोहर लाल जी का वो कोट में बार बार आपको बताता हूँ, और नेता भी अभी ये कहने लगे कि साम दाम दंड भेद सत्ता में बने रहो की का इस्तेमाल करके हमने हर हालत में चुनाव जीतना है। तो ऐसी पार्टी और ऐसे नेताओं से अगर आप ये अपेक्षा करते हैं कि वो बड़े आराम से सत्ता से चले जाएंगे, ना, कभी नहीं होगा। हम तो आज के पवित्र पावन दिन पर ये भी कामना करते हैं कि हे प्रभु, जब भी ये जाएंगे और उसके बाद का जो उनका जीवन है वो सुखद रहे। अगर प्रभु उनको 25 वर्ष छोड़ दे हटने के बाद में, 20-25 वर्ष, वो जो है ना वो उनके बड़े आराम से गुजरने चाहिए। और सरकार जो भी भाजपा की हो या किसी की, वो ये व्यवस्था सुनिश्चित करे कि वो एक अच्छे बड़े बंगले में, जहाँ मोर भी हों, बत्तख भी हों, कभी गाय का बछड़ा भी आ जाता हो, है ना, हाँ, और रोज नई ड्रेस भी जी बिल्कुल, और मशरूम की सब्जियाँ उनको मिलती रहें। हम लोग ना अब सोशल मीडिया कुछ भी लिख देते हैं जी। हाँ। तो सुबह मैंने पढ़ा, मेरी हंसी छूटी उससे। मैंने कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। 2047 तक वो अपने नेतृत्व में भारत को इस युग से निकालकर पाषाण युग तक जरूर लेकर जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, पाषाण युग के फिर लाभ आपको गिनवा दिए जाएंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। देखिए, तर्क में जितनी शक्ति होती है उतनी कुतर्क में होती है, वो मानने वालों के ऊपर फर्क पड़ता है। अब जैसे मनोहर लाल जी ने कह दिया कि खेल को राजनीति से अलग रखना चाहिए, तो वो एक पूरी सूची बता दें कि राजनीति से किन किन चीजों को अलग रखना चाहिए। अगर कोई अपराध मान लिया हमारे प्रदेश में हो जाते हो गई सर राजनीति, और ये है ना, बहुत जल्दी वो भी हो जाते हैं जी, एक्सपोज बहुत जल्दी हो जाते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि हमने मैच तो खेला पर हाथ नहीं मिलाया, वो वीडियो भी आ गया जिसमें हाथ मिला रहे हैं बाद में। इनकी अब देखो ना, इनका बेसिक कैरेक्टर आपको समझना है तो शाखा को समझना पड़ेगा। वहाँ एक मुख्य शिक्षक होता है और वो फिर उसके आदेश निर्देश वहाँ पे चलते हैं। वहाँ चाहे उस पंक्ति लॉजिक की जगह नहीं होती, इतना बड़ा आदमी है। हाँ, एक तो वो तो पुराना इनका है ही वो कि सूचना ही सूचना बंद। और ये लोग कोई बहुत ज़्यादा समाज को समझे हुए लोग नहीं होते। मैं ये नहीं कहता कि आपको डिग्री चाहिए समाज को समझने के लिए, लेकिन अगर आप देखिए आपने विद्यार्थी जीवन गुजारा, उसके बाद में 20-25 साल का गृहस्थ जीवन गुजारा, तो ये जो गृहस्थ की पाठशाला है आपको ऐसे पाठ समझा देगी, ये समझौते करने सिखा देगी, लोगों के दूसरों के महत्व को समझने की शिक्षा आपको दे देगी। तो वो इनको मिली नहीं है। ये आपको देखना कि जो हमने कह दिया वो होना चाहिए। सब मास्टर जी टाइप हैं ये प्रचारक, जितने के जितने। किसी एक को देख लो, आपको इनके अंदर आनंद नहीं है, ये प्रसन्नचित्त नहीं रहते कभी। ये सड़े हुए अंदर से बिल्कुल क्रोधित, हर समय नफरत से भरे हुए लोग हैं, अपनी सेहत का नाश कर रहे हैं, है ना। हमारे यहाँ तो एक जलहंडा शब्द कह देते हैं कि जला हुआ है, हरियाणा में तो खैर कुछ और भी कह देंगे। तो ये उस तरह के लोग हैं। छेड़ के देख लो इनको। जो पाठ इन्हें पढ़ाया गया था प्रथम दिन पाठशाला में, और उसके बाद में जो बौद्धिक इनके शिविर चलते हैं उसमें, उसके आगे ये एक शब्द नहीं बढ़ते कतई भी। जो पढ़ लिया वो अल्टीमेट नॉलेज है, वही अंतिम ज्ञान है, उसके आगे इन्होंने चलना नहीं है। चाहे उसके बाद ये प्रोफेसर बन जाए, इंजीनियर्स बन जाए और साइंटिस्ट बन जाए, लेकिन बात वही मूर्खता की करेंगे जो बचपन में पढ़ रखी है, सीख रखी है।
तो तर्क देने में, तर्क तो इनके पास है ही नहीं, तर्कहीन व्यक्ति हैं ये, कुतर्क देने में बहुत आगे हैं। और किसी भी एक चीज़ क्या है कि इनको ये भरोसा है कि लोगों की यादगार बहुत कम होती है, तो कितनी मूर्खतापूर्ण बात कह दें, इनको लगता है 5-7-10 दिन में सब ठीक हो जाएगी, फिर उसके बाद में कोई नई बात आ जाएगी। और यही काम प्रधानमंत्री करते हैं। देखिए धर्मेंद्र जी, मोदी जी की पॉलिटिक्स जो है 4 चीज़ों पर निर्भर करती है, वही 4 उनके सूत्र हैं। पहला सूत्र था उनका पोलराइजेशन, पहले हिंदू मुस्लिम का कर दो, और जहाँ हिंदू मुसलमान नहीं है तो वहाँ पे जातियों के बीच कर दो। दूसरा है इनको जो रूल ऑफ लॉ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ख़त्म करना। तीसरा पॉइंट है क्रॉनी कैपिटलिज्म, अपने मित्रों की सहायता से उनकी मदद करनी आ रही है। और एक है पॉपुलिज्म और हिंदुत्व, और ये लाभार्थी वाला जो प्रकोष्ठ है इनका, ये 4 चीज़ें हैं। इसको मैं नहीं कह रहा, इसको क्रिस्टोफ जेफरलॉट जो बहुत बड़े फ्रेंच पॉलिटिशियन, मतलब वो है एनालिस्ट हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा, नरेंद्र मोदी के विषय में जो किताब लिखी है, कि इन 4 खंभों पे नरेंद्र मोदी की राजनीति खड़ी हुई है। और आप उसका देख लीजिएगा, आज पहली बार भारत के इतिहास में युगों बाद ऐसा हो रहा है कि अल्पसंख्यक समाज जिसकी 14 से 15% भागीदारी है, वो कहीं नहीं है। बिल्कुल, वो किसी आपको मंत्रिमंडल में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। पर वो खुश हैं। आज ढूंढना पड़ता है। अब्बास नकवी और खुश नहीं है, वो डरे हुए पड़े, क्या करें बेचारे, उनकी हैसियत ही कुछ नहीं रही है, तो उनको बिल्कुल पूरी तरीके से कर दिया है। और जो समाज के वंचित तबके हैं बेचारे, जो बेचारे परेशान हैं, उनका भी आप कहाँ देखिए भागीदारी कुछ नहीं है। और अगर हैं तो वो केवल नाम दिखाई के लिए हैं, उन पे असल शासन संघ की जो सवर्ण जातियाँ हैं वही करती हैं अल्टीमेटली मिला के। और क्या करा इन्होंने, आप ये देखिए कि ये इंदिरा गांधी को फॉलो करते हैं। इंदिरा गांधी ने क्या करा था, अपनी सत्ता सुरक्षित करने के लिए जितने छत्रप थे, रीजनल लीडर्स थे, चाहे एस.के. पाटिल, सबको खत्म कर दिया था एक तरीके से। वही इनका है, इन्होंने कुछ तो मार्गदर्शन मंडल के बहाने उधर भेज दिए, और कुछ जो प्रदेशों में ताकतवर नेता थे उनके विकल्प के रूप में किसी मोहनलाल को ले आए, किसी भजनलाल को ले आए, किसी को ले आए, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। 4 प्रांत ऐसे हैं जहाँ जाके इनको प्रॉब्लम आती है। उत्तर प्रदेश जहाँ योगी बैठे, कर्नाटक जहाँ येदियुरप्पा इनके सिर में दर्द बनते हैं, महाराष्ट्र में दर्द बनते हैं, और एक राजस्थान में। तो राजस्थान का इंतजाम तो इन्होंने कर लिया, मोहनलाल जैसे बोने से आदमी को ला के, भजनलाल, यहाँ हाँ, उनका होना जाना कुछ नहीं है। और वो जितनी उनकी आपको पिछले सोशल मीडिया में 1 साल में आप देखो कितनी मूर्खतापूर्ण बातें, हास्यास्पद बातें, ऐसी मतलब हंसी भी नहीं आती, गुस्सा आता है। वो इनकी मेरिट है जी एक्चुअली। हाँ, मतलब ऐसी बातें मुझे लगता है जानबूझ के भी करते हैं, भजनलाल ताकि मोदी जी को कभी ये ना लगे कि ये इंटेलिजेंट आदमी है। भजनलाल ने तो उनको श्रद्धांजलि दे दी थी एक बार, जीते जी मोदी जी को, कि मेरी उनको श्रद्धांजलि। तो इनके जो लोग मिलेंगे आपको, महत्वपूर्ण पदों पर आसीन लोग मिलेंगे, आप ये मान के चलिए वो बुद्धिहीन किस्म के लोग हैं। जानबूझ के ऐसा करते हैं जी। मोदी जी को के सामने कभी भी ऐसा मोदी जी को ये ना लग जाए कि ये इंटेलिजेंट आदमी है, तो इसलिए ऐसी मूर्खताएं करते रहो। हाँ। इंटेलिजेंट आदमी से मोदी जी को दिक्कत है। मोदी जी ने एक सिलेबस फिक्स किया हुआ, जो इसमें चलता रहेगा वो अब चलता रहेगा, जो उससे थोड़ा इधर उधर होगा तो हाल तो हिम्मत नहीं है किसी की भी जाने की। तो इस तरीके से मोदी जी का आज तक का सफ़र रहा है। और अभी मुझे लग रहा है कि जो मैं देख पा रहा हूँ कि ये बिल्कुल पद का त्याग तो करेंगे नहीं, ये तो भूल जाओ। इनके अंदर कभी सिद्धार्थ पैदा नहीं होगा जो महात्मा बुद्ध बनने की क्षमता रखता हो। और आज तो कहा भी उन्होंने कि वो शिव हैं, और मतलब शिव के भक्त हैं, सारा जहर वो पी जाते हैं यहाँ पे ना। और हाँ। लेकिन जब दूसरों को कोई गालियाँ देता है तब उनको दिक्कत होती है। वो आप उनके चेहरे को देखो, आप कई बयान उनके मैंने देखे, जब वो एक वीडियो में कह रहे हैं कि कांग्रेस वालों मोदी की जुबान मत खुलवाओ, अगर खुल गया तो, मतलब उनके चेहरे पे जो गुस्सा आता है, मैंने ऐसा किसी प्रधानमंत्री को नहीं देखा कि जिसके इतनी एंगर, इतनी नफरत भरी पड़ी है। मुझे कई बार तरस आता, करुणा आती है मोदी जी पे, गुस्सा नहीं आता। मुझे ये लगता है कि देखो परमात्मा ने, नियति ने इस व्यक्ति को सब कुछ दिया लेकिन आनंद छीन लिया है। जो अंदर की शांति है ना वो छीन रखी है। एक बहुत ही व्यथित अशांत व्यक्ति है। और कभी अगर ये अपना अंतरावलोकन करते होंगे है तो ये सोचते ज़रूर होंगे अपने परिवार के विषय में कि कैसे जसोदा बहन को छोड़ के आए। छोटी बात नहीं है ये, कैसे परित्याग किया, और जो जो चीज़ें इन्होंने करी हैं अपने जीवन में वो भी सब याद आती होंगी, है ना।
और एक हमारे साथी वो कह रहे थे कि यार मातृभक्त तो हैं, ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन कई बार ये तरस आता है कि अपने पिताजी को कभी उन्होंने श्रद्धांजलि नहीं दी। हाँ, याद भी नहीं करते जी, याद भी नहीं करते, जिक्र ही नहीं करते उनका, है ना। और ये जो शिव भक्त वाली बात है, ये तो यूं भी जस्टिफाइड नहीं है कि जब आप खुद ईश्वर का रूप हो तो आप भक्त किसके हो सकते हो? अब तो स्वयं अवतार हैं, ईश्वर तो है ही। जगत प्रकाश नड्डा यही तो कहते हैं कि वो ईश्वर हैं। ईश्वर। आज तो रोहतक आ रहे हैं वो भी, हैं? नड्डा साहब। हाँ, आ रहे हैं। तो आप देखिए किस तरीके का माहौल बना दिया, कल से पूरे शहर में कर्फ्यू लगवा दिया। इधर से लोग नहीं आएंगे, उधर से नहीं आएंगे, स्टूडेंट्स को कैद करवा दिया। अभी एक लड़का सुबह पार्क में घूम रहे थे मेरे साथ, क्योंकि मैं MDU में घूमने जाता हूँ, तो फिर आज वो सब बंद था तो पार्क में घूम लिए। वहाँ एक लड़का जर्मनी से आया हुआ था, तो वो बोला भैया भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि यहाँ कोई VIP आए रोड बंद ना हो। उनका जर्मनी में कैसे होता है? बोले जर्मनी में कोई VIP ही नहीं दिखता कभी भी, वहाँ कल्चर ही नहीं। यार फिर VVIP ये बताओ, कुलपति विश्वविद्यालय में क्यों आ रहा है? क्या विश्वविद्यालय ने किसी कार्यक्रम में बुलाया उनको? नहीं जी, वो विश्वविद्यालय कार्यक्रमों का अड्डा है। नहीं, उन्होंने अपनी एक धर्मशाला टाइप बना रखी है जहाँ हॉल किराए पे मिलते हैं, फलाना ऑडिटोरियम, उसमें तो उसमें लोगों की क्षमता के हिसाब से वो कर देते हैं, सरकार में कुछ छूट मिल जाती है। इसमें भी बहुत पूरे घोटाले होते हैं इस तरीके के। फ्री भी दे सकते हैं उस किसी को चाहे तो। नहीं तो आपने इतने शानदार ऑफिसेज बनाए, उनके आगे टेंट बनाइए, अपने मुख्यमंत्री को मंत्री को वहाँ तक सीमित रखे, यूनिवर्सिटी में लाने की क्या बात है। हाँ। और जिसके घर आप, मेरे घर कोई आना चाहे और मुझे घर से बाहर निकाल दे पहले, भाई यूनिवर्सिटी में पहला अधिकार तो छात्रों का है। तो आप कह रहे हो कि आप बंद रहोगे जब तक ये व्यक्ति आएगा। ये ठीक उसी तरीके से जैसे कोई मुझे आदेश दे कि वो आपके ऑफिस में आएंगे, घर पे आएंगे, लेकिन आप इस बाथरूम में बंद रहना, मैं ताला लगा रहा हूँ, कोई बाहर नहीं आएगा। तो अजीब स्थिति है। तो ये तो कतई घोर अलोकतांत्रिक चीज़ें हैं। अब एक प्रश्न उठाया आपने कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया अडानी, तो जो सब मैंने कहा ना कि जो रूल ऑफ लॉ है उसको ख़त्म कर दिया गया पूरी तरीके से। अब अडानी जी का आदेश जो है, आप ये मान के चलिए कि वो प्रधानमंत्री के आदेश से कम नहीं है। उनके हितों की सुरक्षा करना, अंबानी के हितों की सुरक्षा करना इस सरकार का राष्ट्रीय दायित्व है, नैतिक कर्तव्य है। तो और सरकारें जो ब्यूरोक्रेसी होती है या जो आपकी जुडिशरी है, उसमें समझदार व्यक्ति उसे माना जाता है जो बिना कहे सरकार के संकेत समझ ले कि राजा अब ये चाहता है, और फिर राजा खुश हो जाता है। अब आप देखिए सर, कितना तेज हो गया हमारा जुडिशरी सिस्टम। वनतारा को लेके याचिका दायर हुई, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, 1 महीने के अंदर कमेटी ने जांच कर ली और सब मतलब क्लीन चिट दे दी, और ये भी कह दिया कि ये रिपोर्ट प्रकाशित नहीं होगी, बाहर नहीं जा सकती। बिल्कुल। देखो कितना फास्ट चलता है। इसे ये तो कहते हैं डिइंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, कि वो चीजें दिख तो रही हैं आपको कि सब चीजें हैं, जुडिशरी सब है, लेकिन उसकी जान निकाली, क्लीन चिट देनी थी ना उस चीज को, उसको बिल्कुल लीगलाइज करना था चीजों को। तो वो सारी व्यवस्थाएं समझती हैं कि प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं, और उसके इतर वो इधर से इधर हो नहीं सकते। तो सरकारों का काम जब क्रोनी कैपिटलिस्ट उनके यारों दोस्तों का हितों की रक्षा ही करना रह जाए, तो आप कल्पना कर सकते हैं क्या होगा और क्या नहीं होगा इस देश का। लालकृष्ण आडवाणी जी क्या सोच रहे होंगे आज? आडवाणी जी, मुझे लगता नहीं, वो पता नहीं मानसिक स्थिरता उनमें कितनी है, या अभी अगर वो समझ पा रहे हैं। अगर आज के दिन हम कल्पना करें तो उनकी स्थिति, वो रो रहे होंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल सर, हालांकि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये। एक पहले भी एक सवाल पूछा गया था मोदी जी से कि आपको ये जमाना जो है कैसे याद करेगा। तो अब तक की जो उनकी पॉलिटिकल जर्नी है 11 साल की, आप उनको कैसे याद करोगे? देखिए, मैं इस मामले में सरदार मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह की राय से बहुत सहमत हूँ कि उनका प्रधानमंत्री बनना नेशनल डिजास्टर होगा। ये मेरी ओपिनियन है, लोग भड़के ना बिल्कुल इस बात पे। वो एक राष्ट्रीय आपदा की तरह आए थे। कितना झेल पाता है देश, ये देखना पड़ा। हाँ, क्योंकि मैंने ये नहीं देखा। हाँ, मोस्ट डिस्कस्ड प्राइम मिनिस्टर है कि भारत में पिछले 11 वर्षों से मैं देख रहा हूं, इनके अलावा कोई काम नहीं है देश के पास। हम लगातार इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। या तो लोग इनकी आलोचना कर रहे हैं या लोग इनके भक्त बने रहते हैं।
मतलब तीसरी कोई कैटेगरी नहीं है दक्षिण भारत में ये परंपरा नहीं है। एक तो पश्चिमी ये महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र, गुजरात वाला हिस्सा, और कुछ हमारा उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा, और मध्य भारत। ये तो मोदी जी के अलावा कुछ चर्चा ही नहीं करते। ये इनकी बड़ी सफलता है कि इनका नाम जन जन तक पहुंच गया, पूरा का पूरा, जैसे भी पहुंचा हो। हाँ, और लोग देखिए इतनी, एक कोई है जिन्होंने मोदी जी के विषय में किताब लिखी है, अजय सिंह है, कोई ऑथर है, तो वो बीबीसी पे उनका इंटरव्यू आ रहा था और मुझे सोच के हंसी आ रही थी, यार ये लोग कितना मूर्ख समझते हैं। कहते हैं कि लोग कहते हैं कि मोदी जी ने जनता को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, लेकिन उन्होंने और तरीकों से जनता से अपना संपर्क बनाए रखा है। अब ये बताइए कि उस टाइम में, यूपी के टाइम में, सोनिया गांधी ने कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की? भाई सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी की तुलना आप क्यों कर रहे हो? अब वो कोई प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी की तुलना मनमोहन सिंह से कीजिए। अब जो किताब लिख रहा है बंदा, अपने आप को एक्सपर्ट मान रहा है, वो इतना बेवकूफ तो होगा नहीं, लेकिन कितना शातिर है कि जब तुलना की बात आए नरेंद्र मोदी, तो सोनिया गांधी से, सोनिया को से कर दो उठा के, उस समय मनमोहन सिंह को बीच में से ले जाओ। तो इतने घाघ किस्म के लोग हैं, तो इनके जो बौद्धिक शेरे भी है ना, उनमें भी ज्यादा धूर्तता मिली हुई है। लेकिन हैप्पी बर्थडे मोदी जी, अच्छा जन्म है उनका, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। और रहे कोई ना, भारत तो रहेगा, वो शायद 1000 साल वो उसमें मेरे वो एक बलबीर सिंह डागर जी हैं, एक वो महाशय डागर जी, वो कहते हैं कि इस देश को कई हजार लोग लूटने में लगे रहे, तब भी ये देश कहीं नहीं जा रहा है, कहीं नहीं जाता। तभी तो इकबाल ने कहा था, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हालांकि पूरा फोकस अभी इस हस्ती को मिटाने पे ही है, लेकिन शायद मिटेगा नहीं अभी। वैसे ही क्योंकि जिस देश में आप ये सोच के देखो ना, जहाँ 70% 80% लोग अपनी गंदगी में, गरीबी में रहने से बाहर निकलने की बात ही नहीं सोचते, उनको मतलब क्या बिगाड़ेगा? उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि वो बीपीएल में है। हाँ, बस मतलब वो बिल्कुल कदापि ये नहीं देखते कि जैसे पीछे गडकरी जी ने कहा, मैं 200 करोड़ रुपए दिमाग से कमाता हूँ। हालांकि चुनावी हलफनामे में 200 करोड़ का जिक्र नहीं है कहीं, लेकिन आप ये देखिए कि गडकरी मालामाल, उनका बेटा मालामाल, अमित शाह मालामाल, उनका बेटा मालामाल, अश्विनी वैष्णव मालामाल, उनके बेटे मालामाल, जितने इनके मंत्री बड़े बड़े नेता हैं सर, सबके बच्चे मालामाल, और इनके भक्त कंगाल। एक कल रील में देख रहा था, उसमें 80-82 साल के एक बुजुर्ग से एक पत्रकार पूछ रहा था कि मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री हैं? बोला भूतो न भविष्यति, ऐसा हो ही नहीं सकता। वजह? बोला वजह ये कि 1100 रुपये मेरे और 1100 रुपये तेरी ताई के अकाउंट में आ जाते हैं भाई। यानी इनके लिए देश यहाँ टिका हुआ है, अब खत्म हो गई है ना। यानी 2200 रुपये परिवार में आ रहे हैं और डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वो उनके लिए इतनी बड़ी उपलब्धि है जीवन में कि इसके आगे उन्हें कुछ दिखता ही नहीं कि देश है कहाँ। तो व्यक्तिगत स्वार्थों से प्रेरित हमारे लोग भी तो ऐसे ही हैं, लोग भी ऐसे, तभी तो महामानव भी हैं उनके ऊपर। और इस धारा से आप अलग हो तो थोड़ा सोचोगे तो फिर आपके लिए उनके पास विकल्प है। आप गाली खाइए, हिंसा का शिकार होइए, देश छोड़ जाइए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। अच्छे लोग तो जा ही रहे हैं। 5 साल का बच्चा आया था मेरे पास, हितांक से, हाँ, उसको भी ये पता है कि मतलब हम कहाँ पे खड़े हैं, लेकिन यहाँ बूढ़े हो गए हैं लोग, उनको भी नहीं पता। देखो जी, भारतीय जनता पार्टी अटल जी के समय में अटल जी ने ये कह दिया था कि मैं चिमटे से भी नहीं छूऊंगा, और एक वोट कम होने की वो खरीद सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो चले आए। आज की भाजपा ये है कि जितने भी कांग्रेस के भ्रष्टतम लोग थे वो आज सब कांग्रेस में, भाजपा ही हो गए हैं ना सारे, और पवित्र हो गए वो सारे के सारे। गंगा है जी ये तो कांग्रेस का कोई बलात्कारी हो, भ्रष्टाचारी हो, गुंडा हो, बदमाश हो, वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। ये मोदी जी का सबसे लेकिन मोदी जी को इस बर्थडे पे एक तो मतलब घोषणा करनी चाहिए कि जो राशन है वो डबल तो कर ही देना चाहिए। कर देंगे वो, है ना, चुनाव के दिनों में कर देंगे, क्योंकि बहुत एनर्जी लगती है। हाँ बिल्कुल। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं आप जरूर दर्ज कराइए। आप उनके जन्मदिन पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके बताइए। त्यागी जी को भी शुभकामनाएं। 2-3 दिन से स्वास्थ्य इनका ठीक नहीं था, और आज मोदी जी के नाम से करंट आ जाता, आप भी सही छेड़ते हो। शुक्रिया, नमस्कार।